और जो वीनस सिस्टम है उसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, 0 to 5 और 0 to 8 होता है। तो आर्टीरियल सिस्टम में जो ब्लड होता है वो जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो बहुत प्रेशर से जाता है। यानी ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब हम ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन में जब हम एब्डोमेन को खोलते हैं या मसल को खोलते हैं, ऑपरेशन में स्टेप वाइज स्किन को, स्किन के बाद सुपरफिशियल फिशिया, उसके बाद फिर मसल को जो है वो रिमूव करते हैं, उसको इधर उधर करते हैं, फिर जो है पेरिटोनियम में जाते हैं। तो इस दौरान छोटे छोटे आर्टरी जो है वो कट होती है, उसको हम फिर जो है उसमें दो किस्म की ब्लीडिंग होती है। एक होती है आर्टीरियल ब्लीडिंग, जो वो फौरन उसका पता चलता है, उसमें जो ब्लड होता है वो इन्हीं स्पार्कल की तरह जाता है, वो जिस तरह फुवारा होता है, और उसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है। इन्हीं आर्टीरियल ब्लड का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है, और जो आर्टरी कट होती है तो उसका जो ब्लड होता है वो कभी कभी जो सर्जन होता है उसकी यानी जो ग्लास लगाई होती है वहां पर भी जाती है, उसका जो फेस होता है वहां पर भी जाती है, तो इसका उसका प्रेशर ज्यादा होता है। और जो वीनस ब्लड होता है तो वीनस ब्लड जो उसके अंदर प्रेशर कम होती है, उसका जो प्रेशर होता है वो 0 to 5 या 0 to 8 होती है, उसके अंदर पैसिव ब्लड जाती है टुवर्ड द हार्ट, और उसका जो ब्लीडिंग होता है, ब्लड जो होता है वो उसका डार्क कलर होता है, ब्लड डार्क कलर होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है ड्यूरिंग सर्जरी कि जब वो सर्जन सर्जरी करता है तो जो ब्लीडिंग उसको आता है, यानी ब्लीडिंग, तो वो ब्लीडिंग कभी कभी डार्क कलर हो जाता है। जब डार्क कलर हो जाता है तो सर्जन फौरन समझ जाता है कि पेशेंट को कुछ होने वाला है, तो वो फौरन एनेस्थेटिस्ट को कहते हैं कि पेशेंट का ब्लड डार्क हो रहा है, तो ऑपरेशन को चेक कर दे कि उसका जो ऑक्सीजनेशन है, उसका जो वेंट्रिकल ट्यूब है, उसका जो वो सब कनेक्टेड है, पेशेंट को देख ले। तो इस तरह एक एक ट्यूमर होता है। तो ये जो है ये आर्टीरियल सिस्टम का ब्लड रेड होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड होती है, और वीनस सिस्टम के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है डार्क कलर। और दूसरा जो फर्क है वो ये है कि दोनों का बेसिक क्राइटेरिया एक ही, टूनिका एंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना, वो तीनों का बुनियादी एक होता है, लेकिन जो आर्टरीज होती है वो थोड़ा सा थिक वाल होती है। इसको हमने डिस्कस किया, तो मैं थोड़ा सा क्लिनिकल साइड पे ज्यादा जाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जो आर्टरी होती है, आर्टरी सबसे पहले जो इलास्टिक आर्टरी होती है तो उसको इलास्टिक आर्टरी इसलिए कहते हैं, इलास्टिक आर्टरी के उसके अंदर जो है उसका जो टूनिका मीडिया है उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स, फाइब्रिल, इलास्टीन, वो तकरीबन वो टूनिका मीडिया में ज्यादा होता है। और उसकी एक जबरदस्त फंक्शन है, वो ये है कि जब हार्ट पंप करता है विद द प्रेशर ऑफ 120/80, तो ड्यूरिंग इन वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, तो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ये जो वाल होता है इलास्टिक आर्टरी का, ये उसको थोड़ा बहुत रेजिस्ट करता है, ये एक्सपेंड हो जाता है, इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो ये एक्सपेंड हो जाता है। जब ये एक्सपेंड होता है तो ब्लड जो है वो उसके अंदर एकमुलेट होता है। उसके बाद फिर जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है, डायस्टॉल, तो ये डायस्टॉल में ये फिर रिकॉइल होता है, यानी जब ये रिकॉइल होता है तो यानी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये इलास्टिक आर्टरी के अंदर होती है। उसका फिर बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि ड्यूरिंग हार्ट का जो बीट है वो तो नॉर्मली में पता है कि 70 to 80 बीट पर मिनट है, और 60 उसका कम से कम है, 60 से अगर कम है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। व्हेन हार्ट बीट बिलो 60 बीट्स पर मिनट तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और अगर 100 बीट पर मिनट से ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं टिकिकार्डिया। दोनों कंजेनिटल होती है। तो नॉर्मली जो मीन होता है वो 72 बीट पर मिनट। तो हार्ट तो 72 बीट पर मिनट ब्लड पंप करता है, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो इंटरमीडिएट नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, यानी वो उसका जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो इलास्टिक आर्टरी होती है तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये मेंटेन ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डायस्टॉल ब्लड को फ्लो को मेंटेन रखता है। तो इलास्टिक आर्टरी है, इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होती है। अच्छा दूसरा जो होती है इलास्टिक आर्टरी, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप कैसे पहचानेंगे, अभी मैं आपको तस्वीर बताऊंगा इंशाल्लाह। इलास्टिक आर्टरी, तो इलास्टिक आर्टरी जो है वो डियर स्टूडेंट, वो जो एयोटा है, एयोटा और एयोटा की जो मेन ब्रांचेस है, अब एयोटा जो है उसकी जो मेन ब्रांचेस है उसमें कौन कौन सी आर्टरी आती है, प्लीज मुझे जरा बता दे एयोटा की जो मेन ब्रांचेस है, कि आपकी समझ में आ जाए कि इलास्टिक आर्टरीज कौन कौन से हैं।
शाबाश। ब्रेकियोसेफेलिक है, लेफ्ट कैरोटिड है और लेफ्ट सबक्लेवियन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। एब्डामेन एयोर्टा हो गया, एब्डामेन एयोर्टा, कॉमन कैरोटिड, एब्डामेन, हाँ ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन केराटिड, सबक्लीवियन, सबक्लीवियन आर्टरीज, ये सब जो है ये कॉमन केराटिड आर्टरीज, ये इलास्टिक आर्टरीज है। अच्छा उसके बाद फिर मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी का नाम से भी जाहिर है कि मस्कुलर आर्टरी के अंदर जो टूनिका मीडिया होता है, तो टूनिका मीडिया का जो मसल्स होती है, मसल्स, तो वो होती है, वो कितना होता है, वो उसके मसल के अंदर स्मूथ मसल ज्यादा होती है, स्मूथ मसल्स। तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो नेम आर्टरी है, नेम आर्टरी मिसाल के तौर पर मस्कुलर आर्टरी, रेडियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी है, फेमोरल आर्टरी है, ये मस्कुलर आर्टरी है। और इसका एक डायमीटर भी होता है। इलास्टिक आर्टरी का जो डायमीटर होता है, तो वो नॉर्मली जो जो हमारा थंब का जो वेट है, थंब का जो वेट 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक ये इलास्टिक आर्टरी आती है। उसका लूमन बहुत बड़ा होता है, लूमन बड़ा होता है और वाल उसका थिक इतना नहीं होता, तो वो कंडक्शन करता है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी में ब्लड पहुंचाता है। और मस्कुलर आर्टरी जो होती है, मस्कुलर आर्टरी उसका वाल थिकनेस डायमीटर बराबर होती है, और उसको मस्कुलर आर्टरी कहते हैं कि उसका जब डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक ये मस्कुलर आर्टरी आती है। कितना? 1 सेंटीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक जो उसका जो डायमीटर होता है, ये मस्कुलर आर्टरी होती है। इसके अंदर जो मसल होती है, मसल्स, तो ये मसल जो होती है ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट भी करती है और ब्लड वेसल को डायलेट भी करती है। ये एंडोथेलियम का जो फंक्शन है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एंडोथेलियम के 7-8-9 फंक्शन है, उसमें ये जो है वेजो कंस्ट्रक्शन भी करता है और वेजो डायलेटेशन भी करता है। तो इस वजह से बॉडी की जो नीड्स के मुताबिक ये जो है ये ब्लड सप्लाई करता है। अब मिसाल के तौर पर एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो जो ब्लड वेसल होती है वो डायलेट होती है, ब्लड ज़्यादा जाती है। और जब एक्टिविटीज़ कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो फिर वो वेजो कंस्ट्रक्शन करती है। तो इसको मस्कुलर आर्टरी कहते हैं, यानी ये उसका जो जो लूमन जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो आर्टरी में आता है उसमें स्मॉल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी में होता है आर्ट्रियोल। तो आर्ट्रियोल जो होता है, आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल में फंक्शन ये है कि आर्ट्रियोल जो है इसकी जो डायमीटर होता है वो 0.3 मिलीमीटर से नीचे होता है, 0.3 मिलीमीटर से नीचे होता है। और इसमें भी ये बेसिक 3 चीजें होती है, टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना, उसके अंदर भी होती है। लेकिन उसका जो टूनिका मीडिया होता है उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स होती है, तो वो 2 to 5 लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, 2 to 5 होती है। ये जो आर्ट्रियोल होती है, आर्ट्रियोल, इसका डायमीटर स्मॉल होता है और इसका जो वाल होता है वाल थिक होता है। तो ये जो है, जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर मेनली ये कंट्रोल करता है। ये जो आर्ट्रियोल है, यानी कैपिलरीज को ब्लड देना और कैपिलरी से ब्लड लेना, तो ये आर्ट्रियोल करता है। तो जितनी भी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड के मुताबिक ये ब्लड, ये वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेटेशन करता है। तो इसका ये बेसिक फिनोमेना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत हैरान बात है वो ये है कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल है, जिसमें आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन और लिम्फेटिक्स, ये जो ब्लड वेसल है, इसको अगर आप स्ट्रेच करें तो ये 1 लाख किलोमीटर, ये से इसका जो डायमीटर, उसका जो लेंथ है वो 1 लाख किलोमीटर, या दूसरे लफ्जों में 60,000 माइल बनता है। यानी ये जो तार बनता है ब्लड वेसल से, तो ये कितना होता है कि ये जो हमारी जमीन है, जमीन, वो जमीन का जो उसके उसके ऊपर इस तार को हम 2.5, यानी एक दफा इंसर्कल, फिर दूसरा इंसर्कल, फिर हाफ, 2.5 इंसर्कल करता है। तो ये आप देखिए कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत को देखो कि जो हमारे अंदर जो ब्लड वेसल है वो कितना ज्यादा है और कितना प्रिसाइज है। वो वो इतना ज्यादा है टिश्यू में कि उससे 1 लाख किलोमीटर एक तार बन सकता है। इस बात को समझ में आ गई ना? ये जो बुक में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इसमें फर्स्ट पेज में लिखा है। तो ये थोड़ा सा था आर्टिस्ट के बारे में। उसके बाद फिर बेटा ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज, तो कैपिलर जो है ये मेनली जो है ये हमारे कैपिलरीज, आप लोगों ने देखा होगा
कि सर्दियों में जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा स्किन होता है, स्किन, तो हमारा स्किन के ब्लड वेसल कभी नजर आते हैं, कभी नजर नहीं आते। तो ये जो कैपिलरी होती है, ये टिश्यू जो है, टिश्यू को ब्लड पहुंचाते हैं। तो कैपिलरीज 3 किस्म की कैपिलरीज है। कैपिलरीज के जो टाइप्स है वो 3 किस्म के। अच्छा, कैपिलरीज का स्ट्रक्चर जो है उसको कहते हैं एंडोथेलियल ट्यूब्स कहते हैं। ये इसके जो ट्यूब है वो एंडोथेलियल ट्यूब है, और जो बेसिक एपिथेलियम है, यानी ब्लड वेसल्स का जो बेसिक एपिथेलियम है उसको कहते हैं एंडोथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है, ये जो ब्लड वेसल का जो लूमन होता है, लूमन, ये उसको इंसर्कल करता है, ब्लड वेसल को इंसर्कल करता है। ब्लड के साथ ये अटैच होता है, ब्लड के साथ ये अटैच होता है, और ये एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। जब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड हरकत करती है तो ये स्मूथली होती है, ये कोई फ्रैक्शन नहीं करता। तो ये जो एंडोथेलियम है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। और इसके अलावा इस पर पेरिसाइट भी होती है, पेरिसाइट भी इस पर होती है। और ये जो कैपिलरीज है इसकी ज़बरदस्त है, ये बाज़ जगह ब्रेन बैरियर बनाते हैं। मिसाल के तौर ब्लड ब्रेन बैरियर, वहाँ पर भी इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। इस तरह जो हमने डिस्कस किया था, जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस में भी ब्लड यूट्रस बैरियर प्रोड्यूस करता है, जो टॉक्सिक मटेरियल नहीं जा सकते बच्चे में। और इस तरह जो इम्यून सिस्टम है, यानी थाइमस का जो कॉर्टेक्स है, वहाँ पर भी ब्लड टाइमिक बैरियर बनाता है, बैरियर। तो इस वजह से ये बैरियर भी बनाता है, यानी वहाँ पे जो परमेबिलिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो ये ब्लड वेसल की 3 टाइप्स है, एक कंटिन्यूअस कैपिलरीज, दूसरा जो है वो है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और तीसरा जो है वो है साइनोसाइडल कैपिलरीज। अच्छा, ये जो है कंटिन्यूअस कैपिलरीज, तो कंटिन्यूअस कैपिलरी जो है, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो 7 to 9 माइक्रोमीटर, 7 to 9 माइक्रोमीटर, यानी रेड ब्लड सेल इसके अंदर जा सकता है, रेड ब्लड सेल के अंदर जा सकता है। और ये जो है, ये कैपिलरीज हमारे बॉडी में होती है, कंटिन्यूअस कैपिलरीज। इसके अंदर सेलेक्टेड परमेबिलिटी होती है, सेलेक्टेड परमेबिलिटी। तो सेलेक्टेड परमेबिलिटी होती है, ये जो ब्लड वेसल के अंदर, ये जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज है, इसका जो बॉडी के अंदर जो लोकेशन है, तो वो लोकेशन अवेलेबल है स्केलेटल मसल में, नर्वस सिस्टम में, लंग्स में। लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज है वो कंटिन्यूअस कैपिलरीज है। स्केलेटल मसल के अंदर जो कैपिलरीज है वो जो है वो कंटिन्यूअस कैपिलरीज है। और इसके अलावा जो है लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज है वो भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कैपिलरीज है वो भी कंटिन्यूअस कैपिलरीज है। दूसरा जो कैपिलरीज है वो है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज ये होता है कि वो जो उसका जो लूमन होता है, लूमन, उसका जो एपिथेलियम होता है, तो वहाँ पे फेनेस्ट्रा होते हैं, फेनेस्ट्रा यानी पोर्स होते हैं, पोर्स। और वो पोर्स पे एक डायफ्राम होता है, थिन वॉल डायफ्राम होता है, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो है वो जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी पेंक्रियाज है, इसके अलावा जो है थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, और भी जो ग्लैंड है, इसके अंदर ये जो है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है। इसके अलावा जो हमारे जो बोन है, बोन के अंदर जो कैपिलरी सिस्टम है वो भी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है, यानी वहाँ पे रेपिडली मटेरियल, ब्लड फ्लूइड, जो न्यूट्रिशन है वो रेपिडली चेंज होता है, यानी उसमें जो परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह जो है, जो आई है, आई के अंदर जो सिलरी बॉडी है, सिलरी बॉडी, तो सिलरी बॉडी एक्वास्यूमर प्रोड्यूस करता है, जो बॉडी का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो एक डिजीज है, उसको क्या कहते हैं? आई के अंदर एक डिजीज होता है, ग्लाकोमा, बहुत कॉमन है, कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस है। तो ये जो सिलरी बॉडी है, वहाँ पे जो फेनेस्ट्रेशन है वो भी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और इसके अंदर जो हमारा सीएसएफ जो बनता है, ब्रेन के अंदर जो सीएसएफ बनता है, कोराइडल प्लेक्सिस, जितने भी हमारे ब्लड के अंदर जो वेंट्रिकल्स है, अभी इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे, ब्रेन आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, तो उसमें वेंट्रिकल है, उसमें थर्ड वेंट्रिकल है, उसमें
लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल है। तो इसके अंदर सीएसएफ प्रोड्यूस पैदा होता है और वो सीएसएफ का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो वहाँ पर भी कोराइडल प्लेक्सस में जो कैपिलरीज होता है बेटा, वो कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होता है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अच्छा, इसके अलावा जो है एक जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड वो आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसका बहुत ज़बरदस्त वो एंडोक्राइन में बहुत ज़बरदस्त उसका पूरा फंक्शन है। वो प्यूबर्टी में आता है और ग्रोथ हार्मोन उसके अंदर होती है, हर चीज़ वो कंट्रोल करता है प्यूबर्टी। तो उसके अंदर जो किपिल होता है तो वो साइनोसाइडल किपिल होता है, यानी ये एक एक्सेप्शन है। बाकी जितनी भी एंडोक्राइन होते हैं वहाँ पर भी फेनोसाइडल किपिल होती है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसिस सेरेब्राई यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो कैपिलरी होती है वो साइनोसाइडल कैपिलरी होती है। साइनोसाइडल कैपिलरी तो हमने पिछले डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा उसमें वो इन थर्ड नंबर पे आता है। उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और भी तेज होता है साइनोसाइडल। तो ये जो साइनोसाइडल कैपिलरीज होती है ये लीवर में होता है। लीवर में आपको पता है कि लीवर जो है वो बहुत बड़ा ग्लैंड है, उसकी मल्टीपल फंक्शन है। लीवर जो है वो लीवर फेल्योर के अंदर, जब एक दफ़ा लीवर फेल्योर होता है तो आदमी उसके लाइफ मेंटेन नहीं हो सकता। सिरोसिस, क्रोनिक सिरोसिस उसकी डिजीज़ है। एक्यूट लीवर फेल्योर भी होता है। तो लीवर हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, वो डिफरेंट जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसको स्टोरेज करता है, फिर फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी को ज़रूरत के मुताबिक पहुंचाता है। और ग्लाइकोजन और ग्लाइकोसिस, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म और उसका स्टोरेज और बॉडी की डिमांड के मुताबिक उसको देना, वो भी उसका है। और डिटॉक्सिफिकेशन, जितनी भी हम ये ड्रग्स खाते हैं जो मटीरियल होते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन मेटाबॉलिज्म ये जो करता है ये लीवर करता है। तो लीवर के अंदर जो कैपिलरीज होता है वो है साइनोसाइडल कैपिलरीज। और इसके अलावा जो बेटा कैपिलरीज जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम में जो है उसमें स्प्लीन है। स्प्लीन स्प्लीन के अलावा जो है ये थाइमस है। इसके अंदर जो कैपिलरीज ये भी साइनोसाइडल कैपिलरीज है, साइनोसाइडल कैपिलरीज। तो ये थोड़ा सा हमने कैपिलरीज का डिस्कशन किया, अभी फोटो में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने ये चैप्टर पहले पढ़ा था ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ, ओवरव्यू। तो इसके अलावा जो है डियर स्टूडेंट, अभी आगे जाते हैं, आपको डिस्कस करूंगा आगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये डियर स्टूडेंट, ये आपको इलास्टिक आर्टरी नजर आती है, इलास्टिक आर्टरी। तो इलास्टिक आर्टरी में जो है ये इलास्टिक आर्टरी मिसाल ये एयोटा है, एयोटा आप अपने जहन में एयोटा रखें। तो ये जो इलास्टिक आर्टरी है इसका जो लूमन है, लूमन की डायमीटर कितना होती है? लूमन की डायमीटर वो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक, 10 मिलीमीटर तक, यानी जो तम है, तम का जो ब्रेथ है, इसे लेकर जो लिटिल फिंगर का जो ब्रेथ है इसके दरमियान, तो इसका ये लूमन होता है, लूमन। उसके बाद फिर इसका ये जो है इसका टूनिका एंटीमा है, टूनिका एंटीमा, ये जो है टूनिका मीडिया है, टूनिका मीडिया, और ये जो है टूनिका एक्सटर्ना। तो ये 3 इसका लेयर है, 3 लेयर। और यहाँ पे देखो इसके अंदर इलास्टिन होती है, इलास्टिन। तो ये जो है इलास्टिक, इसका जो फंक्शन है इलास्ट, अभी हमने डिस्कस कर दिया। तो ये इलास्टिक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए नीचे दूसरा जो है ये है मस्कुलर आर्टरी। तो मस्कुलर आर्टरी जो है ये इसका जो है टूनिका, ये टूनिका मीडिया है, टूनिका मीडिया ये लूमन है। और यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है ये इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, तो ये इसमें प्रोमिनेंट होता है। इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन इसमें प्रोमिनेंट होता है और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन इसमें प्रोमिनेंट होता है। और इसका जो वॉल थिकनेस होता है, वॉल थिकनेस यानी लूमन का और वॉल थिकनेस का, लूमन इसका जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक
1 सेंटीमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक इसका लुमन होता है। ये मस्कुलर आर्टरी होती है, मस्कुलर आर्टरी होती है, ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आर्टरी। ये बॉडी आर्गन को ब्लड ले जाती है उसके मुताबिक। तो ये इसके अंदर जो है ये मस्कुलर टिश्यू है, इसके अंदर स्मूथ मसल होती है, और इसका जो टूनिका मीडिया और टूनिका एडवेंटिशिया दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, ये जो है ये आर्टियोल है। आर्टियोल आर्टियोल की जो डायमीटर होती है वो 0.3 मिलीमीटर से नीचे होती है, इन्हें 0.3 मिलीमीटर। और इसके अंदर भी टूनिका एंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका टूनिका वो होता है, लेकिन वो जो है वो कम होता है। और इसका जो टूनिका मीडिया होता है, टूनिका मीडिया। अच्छा, आर्टियोल जो होता है, आर्टियोल स्मॉल आर्टरी, ये बेसिकली कैपिलरीज का जो फ्लो है, कैपिलरीज का, उसको मेंटेन रखता है। यानी कैपिलरीज को अगर ज्यादा ब्लड चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो कैपिलरीज जो है, तो ये वेजो, ये जो आर्टियोल है ये वेजो डायलेटेशन हो जाती है, ये डायलेट हो जाती है। यानी इसका जो एंडोथेलियम होता है, एंडोथेलियम, तो वो मटेरियल प्रोड्यूस करता है जिसको वेजो डायलेटेशन कहते हैं, स्मूथ मसल को डायलेट करता है। तो फिर कैपिलरीज में ब्लड ज्यादा जाती है, कैपिलरीज में ब्लड ज्यादा जाती है। और अगर बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड कम हो तो फिर जो वेजो कंस्ट्रक्शन होती है और कैपिलरी में ब्लड कम जाती है। तो इस वजह से ये हमारी बॉडी का मेजर कंट्रोलर ऑफ द ब्लड प्रेशर है, मेजर कंट्रोलर ऑफ द ब्लड प्रेशर है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये एक टिश्यू है, इसके अंदर ये एक कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर ये ब्लड जा रहा है ना, ये कैपिलरी के अंदर ब्लड जा रहा है, रेड ब्लड सेल्स पासिंग थ्रू अ कैपिलरी। तो ये तो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आर्टियोल साइड है, टर्मिनल आर्टियोल है, और ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है। यहाँ पे ये कैपिलरीज है। यहाँ पे एक जबरदस्त है ना, यहाँ पे लिखा है कि स्फिंक्टर ओपन। ये देखो यहाँ पे ये स्मूथ मसल की ये जो है ना प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। तो ये कैपिलरी है, प्री कैपिलरी, ये कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर ये एक सेंट्रल लाइन होता है, इसको थारोफेयर चैनल कहते हैं, सेंट्रल लाइन को थारोफेयर चैनल कहते हैं। ये इसका मीटर आर्टियोल होता है, मीटर आर्टियोल, और ये थारोफेयर चैनल होता है। ये डायरेक्टली आर्टरी से वेन में ब्लड जाता है। जब ये स्फिंक्टर, जब ये स्फिंक्टर ओपन होते हैं, ओपन का मतलब ये है कि जो टिश्यू होता है उसको ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है। तो फिर ये जो है ये ओपन होता है, ये रिलैक्स करते हैं, तो ब्लड जो है ना ये ट्रू कैपिलरीज है, पूरी कैपिलरीज में ब्लड जाती है, पूरी कैपिलरीज में ब्लड जाती है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यानी जो है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ये प्री कैपिलरी है, ये स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इंटरमिडियल आर्टियोल कंस्ट्रिक्ट होती है, ये स्फिंक्टर क्लोज होता है, ये स्मूथ मसल कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो ट्रू कैपिलरीज में ब्लड नहीं जाते, ट्रू कैपिलरीज में ब्लड नहीं जाते, ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टियोल साइड टुवर्ड द ये जो है मिड आर्टियोल में ब्लड जाता है थ्रू डायरेक्टली थ्रू 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 थारोफेयर चैनल, और डायरेक्टली ये पोस्ट वेन्यूल में जाता है। तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे इन्हीं ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है, और कैपिलरीज को, ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन कम चाहिए होता है, तो ये बॉडी ऑर्गेनाइज करता है। तो ये बॉडी का अपना एक सिस्टम है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटी की वजह से और उसमें ये करता है, तो ये हर वक्त चलता रहता है। तो ये एक सिस्टम है। आगे जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूस कैपिलरीज है, ये फेनेस्ट्रेटर कैपिलरीज है, और ये साइनोसाइडल कैपिलरीज है। तो कंटिन्यूस कैपिलरीज का जो डायमीटर होता है वो 7.9 माइक्रोमीटर होता है। उसके अंदर ये आपको ये रेड ब्लड सेल, यानी इतना होता है कि रेड ब्लड सेल उसके अंदर जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन ले जाता है। और ये इसके एपिथेलियम है, एपिथेलियम ये इसका टाइट जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन के अंदर थोड़ा सा ये क्लेफ्ट होता है, क्लेफ्ट। तो ये क्लेफ्ट के जरिए से सेलेक्टेड परमेबिलिटी होती है, सेलेक्टेड परमेबिलिटी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये पेरिसाइट भी होती है, पेरिसाइट। तो ये पेरिसाइट के अंदर जो है ना ये स्पेशल एक सेल होता है, इसके अंदर कंडक्टाइल टिश्यू होती है, यानी एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन वो होती है। तो ये कंट्रैक्शन करती है, तो ये कंट्रैक्शन की वजह से इसको डायलेट करती है, वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेटेशन पेरिसाइट के अंदर करती है। तो ये जो है ये कैपिलरीज है,
फेनोसिटिक कैपिलरीज, इसका जो आपको पोर नजर आता है, ये पोर्स है, पोर्स, और ये जो है पोर्स है, और इसके अलावा जो है ये कैपिलरी जो होता है ये ब्लड वेसल में होती है, या जहाँ पे ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल ज़रूरी है, जिस तरह जिस तरह ये बोन मेरो हो गया, और इसके अलावा जो है कोराइडल प्लेक्सस, सिलरी बॉडी, और इसके अलावा जो है फेनोसिटिक कैपिलरीज, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन, तो वहाँ पर भी यानी जो वहाँ पे जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज, तो वो कैपिलरी जो है उसकी वहाँ पर भी तेज होना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन उसमें होता है, तो वहाँ पे ये फेनोसिटिक कैपिलरी होता है, फेनोसिटिक कैपिलरी वहाँ पे होता है। और एक बात ये है कि जो फेनोसिटिक कैपिलरीज जो यूरिनरी सिस्टम में है, यानी जो यूरिनरी सिस्टम में है, यूरिनरी सिस्टम में नेफ्रॉन में, तो वहाँ पे जो फेनोसिटिक कैपिलरी होती है, तो वो उसमें डायफ्राम नहीं होता। डायफ्राम सिंपल, इसका जो पोर होता है, इसके ऊपर एक कवर होता है, कवर। यहाँ पे नॉर्मली जो एंडोथेलियम का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एब्सेंट होता है, पोर होता है, तो पोर को कवर कर रहा है डायफ्राम। लेकिन जो कैपिलरीज वो वहाँ पे होते हैं, यानी जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक, तो जो किडनी के अंदर जो कैपिलरीज है, जो यूरिन बनाता है, यूरिन बनाता है, तो वहाँ पे ये होता है, यानी फेनोसिटिक कैपिलरीज, बट विदाउट डायफ्राम, डायफ्राम वहाँ पे नहीं होता। और ये जो है ये नीचे जो है ये कैपिलरीज कौन सा है, ये कैपिलरीज है, ये कोई एक्सप्लेन करे, साइनोसाइडल कैपिलरीज। अच्छा बेटा ये बताओ मुझे, साइनोसाइडल कैपिलरीज का डायमीटर कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ साइनोसाइडल कैपिलरीज? ये एमसीक्यूज में आएगा। ये बड़े बड़े आपको ये जो है ये आपको नजर आते हैं, ये एंडोथेलियम के दरमियान जो गैप होता है, ये बड़े बड़े, इसको गैप कहते हैं ना, ये तो इसको साइनोसाइडल। तो इसके अंदर मैक्रोफेज भी होता है, और इसका जो ये है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये भी इरेगुलर होता है। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इरेगुलर होता है। तो ये सिर्फ मुझे बता दे कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ साइनोसाइडल कैपिलरीज, कोई बता सकता है? What is the diameter of sinusoidal capillary? 30 to 40 माइक्रोमीटर। हाँ बिल्कुल ठीक है, 30 to 40। कितना फर्क है ना। कंटिन्यूस का कितना होता है, कंटिन्यूस कैपिलरी का? 7 to 9 माइक्रोमीटर, 7 to 9 माइक्रोमीटर या 11 माइक्रोमीटर। और साइनोसाइडल का होता है 30 to 40 माइक्रोमीटर, इन्हीं ज्यादा होता है। तो यहाँ पे वो ब्लड और टिश्यू के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ज्यादा होता है। ये अब आते हैं वीनस सिस्टम पे। तो वेन जो होती है, वेन, तो वीनस सिस्टम के अंदर नॉर्मली जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड यानी 70 ml ब्लड, 70 ml पर केजी ब्लड हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है। इसको हम कैलकुलेट तो ये तकरीबन 5 to 6 लीटर ब्लड आता है। तो ये ब्लड जो है, ब्लड का जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टिफिशियल मुकाबले में बहुत कम होता है, 0 to 5 है या 0 to 8 मिलीमीटर ऑफ एजी होता है। तो इसके अंदर जब ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, ब्लड जब हार्ट की तरफ जाता है तो वो ये होता है कि जो ब्लड जाता है तो उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होती है इन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो एक होता है कि इसके अंदर वाल होते हैं, वाल। तो वीनस सिस्टम के अंदर वाल होती है, जबकि आर्टेरियल सिस्टम का कोई वाल नहीं होता। देखो ये वाल होता है, और ये जो वाल होती है ये बिल्कुल इस तरह होता है कि ये वाल जो है ना, ये वन में होता है, यानी बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। और ये आपको ये काफ मसल बताए हैं, ये काफ मसल है। जब ये हम वॉकिंग करते हैं या हम जाते हैं तो काफ मसल कंट्रेक्शन करते हैं, कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन, तो उसके अंदर ये स्क्वीज होते हैं और इसका मूवमेंट होता है, और बैक फ्लो की ये वाल प्रिवेंट करते हैं। तो इस वजह से जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इसका मूवमेंट होता है, इसका मूवमेंट होता है। तो जो विसल है, और अच्छा ये जो है इसके अंदर जो ब्लड जो होता है, यानी तकरीबन 65% ऑफ द ब्लड वो वेन में होता है, यानी वेन में ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। और वेन में हम अक्सर जो हम जो ये जो आईवी फ्लूइड लगाते हैं, जब हमें पेशेंट आते हैं, डिहाइड्रेटेड पेशेंट आते हैं, और इसके अलावा जब हमें शॉक में मरीज आते हैं, शॉक में मरीज, तो हम वेन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वेन जो है ये ब्लड जो है वेन ये फिर हार्ट में जाता है, हार्ट में
तो हम आर्टीरियल सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते। हम जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगाते हैं, हम जितनी भी आईवी कैनुला लगाते हैं, और हम जब पेशेंट को रैपिडली ब्लड देते हैं, जब पेशेंट शॉक में आता है या इंटरनल हेमरेज होती है या एक्सटर्नल हेमरेज होती है और हम उसको ब्लड देते हैं, तो हम वेन इस्तेमाल करते हैं। वेन दो तरह, एक होता है पेरिफेरल वेन, तो पेरिफेरल वेन में हम जो है फोर आर्म की वेन इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो लोअर लिम्ब की जो वेन है वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का खतरा होता है। अपर आर्म का वेन इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम आईवी लाइन पास करते हैं। दूसरा होता है सेंट्रल वीनस कैथेटर। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर जो होता है वो इमरजेंसी में हम पास करते हैं, जिससे हमारे साथ पेशेंट होता है, वो जो आईसीयू में होता है या सीसीयू में या आईसीयू में होता है, तो वहाँ पे हम सेंट्रल वीनस कैथेटर पास करते हैं। उसमें हम दो आर्टरी सेलेक्ट करते हैं, दो वेन सेलेक्ट करते हैं। सबक्लीवियन वेन जो क्लीविकल की बिलो होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर बिलो द क्लीविकल, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। सीवीपी उसको महफूज करते हैं। जब वो महफूज होता है तो उसमें हम यानी ज़्यादा ब्लड दे सकते हैं। उसमें हमें राइट साइड का जो हार्ट होता है उसका जो प्रेशर वो भी मालूम होता है। उसमें हम डिहाइड्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हार्ट फेल्योर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी हम यानी चिल्ड्रन में इमरजेंसी में जब हम पेशेंट को ड्रग देते हैं एनेस्थीसिया में, तो हम वेन इस्तेमाल करते हैं। वेन, तो वेन जो है, वेन में जो ब्लड होता है वो कितना होता है, वेन में जब ब्लड होता है तो वो नॉर्मली 65% टोटल ब्लड वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये वेन, तो वेन जो है वो यानी वेन के जो डिफरेंट वेन होते हैं, स्मॉल वेन, तो ये कन्वर्जेंस होते हैं, इसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और फिर बड़े वेन बनते हैं, और बड़े वेन में फिर वेन में भी थ्री टाइप है ना, एक है पोस्ट स्मॉल वेन, दूसरा है मीडियम साइज वेन, और तीसरा है लार्ज वेन। लार्ज वेन में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा और उसके ब्रांचेस। और इसके अलावा जो है वेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी वही तीन चीजें हैं, टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका एक्सटर्ना। लेकिन इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं, इसके अंदर स्मूथ मसल कम होते हैं, इसका जो लूमन होता है वो बहुत बड़ा होता है, और इसका जो वाल है वो थिन होता है, और इसका जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू यानी कोलेजन फाइबर्स, टूनिका एक्सटर्ना में जो कोलेजन फाइबर होता है, तो उसका जो टूनिका एक्सटर्ना होता है वो ज्यादा होता है, टूनिका एक्सटर्ना वो बड़ा होता है। तो ये इसका बेसिक फर्क है। ये तो हमने पहले डिस्कस किया था। इसमें ये इलास्टिक आर्टरी है, उसका जो डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है वो 1 मिलीमीटर है। और मस्कुलर आर्टरी है, तो मस्कुलर आर्टरी जो है यहाँ पे थिकनेस डायमीटर बताया है 6 मिलीमीटर। और ये जो आर्टियोल है, आर्टियोल जो मैंने आपको बताया था कि आर्टियोल जो है वो 0.3 मिलीमीटर से नीचे होता है। और ये जो मस्कुलर आर्टरी होती है तो ये 1 सेंटीमीटर से 0.3 मिलीमीटर के दरमियान होती है। 0.3 मिलीमीटर लोअर और 10 मिलीमीटर अपर, इसके दरमियान ये होती है। तो यहाँ पर ये 6 मिलीमीटर बताया है। उसके बाद एक कैपिलरी है 9 माइक्रोमीटर है, 9 माइक्रोमीटर। और फिर वेन्यूल है, वेन्यूल 20 माइक्रोमीटर। वेन्यूल थोड़ा सा ही नहीं बड़ा होता है। और फिर जो वेन है तो वेन भी बड़ा होता है। तो ये नॉर्मली हमने दिखाए थे। आगे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका डिजीज है, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। इसको वेरिकोस वेन, वेन की एक डिजीज है वेरिकोस वेन। ये थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, आप इसको थोड़ा समझिए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एक तो वेरिकोस वेन में थोड़ा सा हेरिडिटी एंड मटेरियल भी होता है, हेरिडिटी। लेकिन इसके अलावा जिसका लाइफ स्टाइल ये होता है कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होता है, जिस तरह मुख्तलिफ जॉब होते हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होता है, तो उसमें जो जो लोअर लिम्ब के अंदर जो वाल होते हैं तो वाल फंक्शनलेस होते हैं, वाल फंक्शनलेस होते हैं। पुलिंग ऑफ ब्लड होती है, और जो उसकी जो है ब्लड होती है, ब्लड वो आगे नहीं जाती, तो उसमें पेन होता है, और इसको वेरिकोस वेन कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप फिर इसको गौर से सुने। ये कहते हैं कि वेरिकोस वेन में ये है कि व्हेन द वॉल्स एंड वेन वीकन एंड फेल, द रिजल्ट इज वेरिकोस वेन। द वेन ट्विस्ट एंड स्विल विद pooled blood and venous drainage slows considerably. Fully 15% of all adults suffer from varicose vein, usually in the lower limb. The left lower limb is more susceptible to varicose vein than the right.
where the aorta divides into the right and left common iliac arteries. The right common iliac artery crosses over the left common iliac vein, the vessel that drain the left lower limb. The higher pressure in the artery can compress the deeper left common iliac vein and impede venous drainage from the left lower limb. वो कह रहे हैं ना कि जो राइट राइट आर्टरी है वो उसके ऊपर होती है, तो वो कभी कंप्रेस करती है, जब कंप्रेस करती है तो लोअर वेन एनगॉर्ज हो जाती है, यानी वो रास्ता बंद हो जाता है। बिकॉज वेन कैन बी हेरिडिटी, इन इसमें अंदर थोड़ा बहुत हेरिडिटी कभी बाज लोग में हेरिडिटी होती है, बट आल्सो अकर इन पीपल हुज जॉब्स रिक्वायर प्रोलॉन्ग standing in one position, such as store clerks, hairdressers, dentists, and nurses. And non-moving legs, इन्हीं उसमें moving नहीं होता. The venous blood drains so slowly that it accumulates, stretches the venous wall and walls and causes the walls to fail. Obesity and pregnancy can cause or worsen the problem because increased weight constrict the leg, draining vein in the superior thigh. Some varicose veins are caused by elevated venous pressure due to straining to deliver a baby or raises the intra-abdominal pressure, preventing drainage of blood from the vein large intestine. The resulting varicosities in these anal veins are called hemorrhoids. बहुत कॉमन है। अब जब आगे जाएंगे ना हम जॉब में, तो आपको ये हेमराइड्स है डेली, तो उस पे डेली हमारे जो है हेमराइड्स की पेशेंट होती है। वेरिकॉस कभी कभी आते हैं, हेमराइड्स कॉमन होती है, और ये जो रीजन मैंने आपको बता दिया उसकी कॉमन रीजन है। तो इसलिए आप अपना लाइफ को चेंज करेंगे, ओबेसिटी को ख़त्म करेंगे, और जो लाइफ में है उसमें एक्टिवनेस लाएंगे, डेली बेसिस पे हाफ एन आवर वॉक करेंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, तो ये डिजीज आपको नहीं होंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। In severe cases, varicose veins slow the circulation through a body region so greatly that the tissues in it die of oxygen starvation. To prevent this, physicians either remove the affected vein or inject them with an irritating solution that scars them and fuses them shut. इसको sclerosing agent कहते हैं, sclerosing agent, वो sclerose करते हैं। Drainage of the body region then proceed normally through alternative varicose pathway called anastomosis, which are described next. तो बस यहाँ तक था। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट जो हमारा है कमिंग ट्यूसडे जो है, कमिंग मंडे, तो उस पे इंशाल्लाह हमारा जो वो होगा वो फिजिकल क्लासेस होंगी। और अल्लाह आप सबको खैरियत के साथ रखे, खुश रखे। तो मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। जी बेटे बताओ।